जनमन में अब हम बात करेंगे सीबीएसई की परीक्षा में बैठे 28 लाख बच्चों की। इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पेपर लीक का मास्टरमाइंड अब भी पकड़ से बाहर है। पेपर लीक के बाद चौतरफा आलोचना झेल रहे शिक्षा मंत्री ने आज फिर एक ऐसा फैसला किया है जो हैरान करने वाला है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक अभी ये तय नहीं है कि 10वीं का गणित का पेपर जो लीक हुआ है वो लीक हुआ भी है या नहीं, और अगर लीक हुआ होगा तो उसका असर केवल दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के छात्रों तक ही हुआ होगा। अब सीबीएसई ने फैसला किया कि जांच के बाद अगर जरूरी हुआ तो दोबारा परीक्षा केवल एनसीआर और हरियाणा रीजन में ही होगी। सीबीएसई के इस फैसले में कई विरोधाभास हैं, जिसका विरोध होना तय लग रहा है। सीबीएसई ने पेपर लीक करवा दिया पहले, अब वो दोबारा एग्जाम करा रहे। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा झेल रहे शिक्षा मंत्रालय से उम्मीद थी कि वो कोई ऐसा फैसला लेगी जिससे छात्रों की नाराजगी कम होगी, लेकिन उसने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद एक नए विवाद का शुरू होना तय लग रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने 12वीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा 25 अप्रैल को कराने का जो फैसला लिया है उस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन 10वीं के गणित के पेपर को लेकर जो फैसला हुआ है उसमें कई विरोधाभास दिख रहे हैं। क्लास 12 के तो पूरे देश में होंगे, क्लास 10 के ये परीक्षण किया जा रहा है कि दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में कराने की आवश्यकता है या नहीं। अगर इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, अगर है तो वो एग्जाम जुलाई में होगा, अन्य क्षेत्रों में ये एग्जाम 10th का नहीं होगा। पहला, शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है कि गणित का पेपर लीक हुआ है, और ये जरूरी नहीं है कि गणित का पेपर दोबारा हो। शिक्षा मंत्रालय का ये भी दावा है कि पेपर अगर लीक भी हुआ है तो वो केवल दिल्ली और हरियाणा रीजन में लीक हुआ होगा। अब सवाल उठता है कि व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर मौजूद पेपर कैसे केवल दिल्ली और हरियाणा में सीमित रह सकता है। 28 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी ये कहती है कि लीकेज है, अब लीकेज के बाद हम आज भी कह रहे हैं लीकेज है। अब लीकेज का इम्पैक्ट क्या है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जैसे लीकेज का इम्पैक्ट अभी हमारा कंक्लूजन है कि सिर्फ एनसीआर और हरियाणा में, और जगह नहीं है, बट हम लीकेज नहीं डिनाई कर रहे हैं। फिर यही देखना है कि इसका इम्पैक्ट दिल्ली और हरियाणा में क्या हुआ है, देन वी टेक अ कॉल। शिक्षा मंत्रालय के इस दावे के बीच ये सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड है कौन। पुलिस ने झारखंड के चतरा में 4 छात्रों को इस आधार पर संदिग्ध माना कि उनके पास से 10वीं के गणित की परीक्षा के दौरान नकल की जो पर्ची मिली थी वो लीक हुए पेपर से मिल रही है। पुलिस ने दिल्ली में भी कुछ लोगों से पूछताछ की है, लेकिन अब तक पेपर लीक का मास्टरमाइंड हत्थे नहीं चढ़ा है। दिबांग, देखिए, पेपर व्हाट्सएप पे लीक हुआ, अब आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि भाई वो व्हाट्सएप का जो लीकेज है वो सिर्फ दिल्ली हरियाणा तक ही सीमित रहा होगा, वो कहीं और नहीं गया होगा? मतलब ये कौन सा पैमाना है इस बात को तय करने का? उससे पहले और बातें देखें। मैं कह रहा हूं कि ये मामला इनसे संभाले नहीं संभल रहा है। प्रधानमंत्री ने बात कर ली है, उसके बावजूद अब भी आप ये मामला नहीं संभल रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, ये आप बात मान रहे हैं। पेपर लीक हुआ है, आप परीक्षा कह रहे हैं कि जुलाई में होगी, यानी 3 महीने तक सारे छात्र लटके रहेंगे कि होगी नहीं होगी, ये जुलाई में तय होगा। जुलाई तक क्या करेंगे छात्र? घर में बैठे रहेंगे गर्मियों में, कहीं छुट्टी नहीं, कोई बात नहीं। फिर आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो परीक्षा होगी वो दिल्ली और हरियाणा एनसीआर रीजन में होगी। आपने लीकेज की बात मान ली, आप इंपैक्ट बता रहे हैं कि इन जगह। कौन सा पैमाना है जी जिससे आपने ये इंपैक्ट नाप लिया कि इन जगह होगी? क्या वो ऐसा व्हाट्सएप था, क्या ऐसा मैसेज था जिसमें यह था कि भाई दिल्ली और हरियाणा में ही जाएगा, वो व्हाट्सएप और नहीं जा सकता, चंडीगढ़ नहीं जा सकता, उत्तर पूर्व नहीं जा सकता, दक्षिण में नहीं जा सकता? कैसे आपने ये तय कर लिया? यानी इतनी हास्यास्पद, इतना गुस्सा दिलाने वाली स्थिति आपने बना दी है। आप कर क्या रहे हैं समझ भी नहीं आ रहा। आप नए नए चेहरे उतारते हैं और किसी के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे अनिश्चितता कम हो, जिससे छात्रों में ये भरोसा बने कि ये लोग जानते हैं और कुछ करेंगे हमारे लिए। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। बिल्कुल, और इसी वजह से अब देखिए, ये जो सरकार ने, जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से फैसला आया, हो सकता है इस पर भी कई सवाल उठे, छात्रों की नाराजगी सामने आई। चंदा कोचर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक की सीएमडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, उनके खिलाफ जांच एक ऐसे स्तर पर आगे बढ़ रही है जहां उनके लिए परेशानियां खड़ी होने वाली हैं। वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए 3,250 करोड़ के लोन में गड़बड़ियों की जांच 3 जांच एजेंसियां कर रहे हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों ने शुरुआती जांच के बाद कई बड़े खुलासे किए हैं।
3,250 करोड़ रुपयों की गड़बड़ियों का आरोप झेल रही आईसीआईसी बैंक की सीएमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की गड़बड़ियों की जांच शुरू हो चुकी है और सरकार की तीन जांच एजेंसियां इस पर अपना काम कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत के बीच कारोबारी रिश्तों की शुरुआती जांच पूरी कर ली है और इसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक दीपक कोचर को न्यू पावर कंपनी के मालिकाना हक ट्रांसफर करने में गड़बड़ियां मिली हैं। रिजर्व बैंक की जांच के मुताबिक कंपनी एक्ट के नियमों की भी अनदेखी की गई है। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप की 5 सब्सिडरी कंपनियों को 3,250 करोड़ का लोन भी संदेह के घेरे में है और मॉरिशस से 325 करोड़ रुपए का निवेश न्यू पावर कंपनी में आना भी संदेहास्पद है। आरंभिक जांच के बाद होने वाली नियमित जांच के दौरान यदि नए तथ्य सामने आते हैं तो आने वाले दिनों में चंदा कोचर और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चंदा कोचर पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बैंक में अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने परिवार और वीडियोकॉन ग्रुप के मालिक वेणुगोपाल धूत को फायदा पहुंचाया है। आपको बता दें कि वेणुगोपाल धूत और चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ने मिलकर न्यू पावर नाम की एक कंपनी बनाई। न्यू पावर कंपनी में 50% हिस्सेदारी धूत, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों की थी। बाकी 50% हिस्सेदारी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर, ससुर और उनकी भाभी की थी, जो पैसिफिक कैपिटल नाम की कंपनी से जुड़े हुए थे। हालांकि आईसीआईसी बैंक की तरफ से चंदा कोचर को इस मामले में क्लीन चिट दी जा चुकी है, लेकिन एबीपी न्यूज के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रिजर्व बैंक ने चंदा कोचर की भूमिका पर संदेह जताया है। आरंभिक जांच के बाद इस मामले में जांच एजेंसियों की निगाहें प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ टिकी हैं, जहां से उन्हें इस मामले में कार्रवाई के लिए हरी झंडी का इंतजार है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस मामले में हरी झंडी कब देता है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि चंदा कोचर के पति दीपक कोचर करते क्या है। एबीपी न्यूज को पता ये चला है कि जिस न्यू पावर कंपनी को लेकर विवाद हो रहा है, मुंबई में उसका दफ्तर है। साथ ही इसके कुछ शेयर धारकों का भी पता हमें मिला। आपको हम दिखाते हैं कि एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित और मृत्युंजय सिंह की पड़ताल में क्या पता चला। विवादों में घिरे दीपक कोचर चंदा कोचर के पति हैं। एबीपी न्यूज ने पड़ताल शुरू की कि आखिर दीपक कोचर करते क्या हैं। जिस कंपनी न्यू पावर का बार बार नाम आ रहा है वो क्या करती है, ये जानने के लिए हम उनकी वेबसाइट पर गए। वेबसाइट के पहले पन्ने पर ही दीपक कोचर की तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर के नीचे लिखा है फाउंडर एंड सीईओ, यानी कंपनी के संस्थापक और सीईओ। वेबसाइट पर कंपनी के काम के बारे में भी बताया गया है। लिखा हुआ है कि भारत के 160 गीगावाट के विंड और सोलर एनर्जी के टारगेट को पूरा करने में वो भी भागीदार हैं। वेबसाइट पर यह भी बताया गया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश के 6 राज्यों में विंड पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ कंपनी का पता दिया गया है मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद कैपिटल बिल्डिंग का। दीपक कोचर की न्यू पावर कंपनी के पते यानी कैपिटल बिल्डिंग पहुंचे तो उसके भीतर हम नहीं जा सके। छुट्टी का दिन होने की वजह से ऑफिस बंद था, तो ऑफिस के भीतर हमें जाने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन हमें यह पता चला कि इनका एक और ऑफिस मेकर चेंबर नरीमन पॉइंट में भी है। नरीमन पॉइंट वाले ऑफिस के सिर्फ दरवाजे तक ही हम पहुंच पाए। कैमरा यहां तक नहीं ला पाए थे, इसलिए दफ्तर को हम सिर्फ मोबाइल से ही शूट कर पाए, वो भी बाहर से। यहाँ पर हमें सिर्फ एक चपरासी बैठा मिला। उसने इस बात की तो पुष्टि की कि ये न्यू पावर का ही दफ्तर है, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि इस दफ्तर का कामकाज अब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की कैपिटल बिल्डिंग की इमारत में एक दफ्तर खुला है, वहां पर शिफ्ट हो गया है और वो यहाँ पर सिर्फ कुरियर और चिट्ठी पत्री रिसीव करने के लिए ही बैठता है। इसके बाद हमारी अगली मंजिल थी कंपनी के शेयरधारकों को खोजना। पता चला कि मुंबई में अंधेरी के आजाद नगर इलाके में ले सेरेना बिल्डिंग में महेश चंद्र पुगलिया रहते हैं। जब हमने पता किया तो मालूम चला कि वो घर बदल चुके हैं। महेश चंद्र पुगलिया अंधेरी आजाद नगर के इसी ला सेरेना बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर रहते हैं। पता चला कि वो इस घर से शिफ्ट हो गए हैं। मुंबई के वो दूसरे इलाके में रहते हैं और इनके घर में फिलहाल किराएदार रहते हैं। मुंबई के कांदीवली के रहने वाले 2 और शेयरधारकों का पता चला। हमने मिलकर उनका पक्ष जानना चाहा तो इनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। सुनील भूता और उनकी पत्नी श्रुति भूता दोनों ही शेयरधारक हैं। जब इस मामले में हमने
श्रुति भूता से फ़ोन पर बातचीत की तो उनका कहना है कि यह जो कंपनी है वो बहुत ही क्लीन कंपनी है, इसका विवादों से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर अभी तक नू पावर कंपनी से संबंधित किसी भी शख्स ने सामने से आकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। देखिए, यही बहुत हैरान करता है दिबांग कि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब तक इस मामले में चंदा कोचर, दीपक कोचर, किसी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, बिल्कुल चुप्पी है। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? पर नेहा देखिए, इसमें आप वो सफाई क्या देंगे? उनसे एक सीधा सवाल है कि आपको 3,250 करोड़ का लोन दिया गया, और जब लोन देने वाले थे उसमें आपकी पत्नी भी थी। उसके बाद आपने एक कंपनी बनाई, जिनको लोन दिया गया वो उनका उसमें 64 करोड़ रुपया लगा हुआ था। लोन देने के 6 महीने के बाद 9 लाख रुपए में, सिर्फ 9 लाख रुपए में 64 करोड़ की कंपनी आपके नाम हो गई। साफ है, उस लोन में से 3,250 करोड़ के लोन में से केवल 440 करोड़ लौटाए गए, 2,800 करोड़ बट्टे खाते में चले गए। आपकी पत्नी बैंक में सीईओ रही, तो आप क्या जवाब देंगे ऐसे में? सवाल इसमें नैतिकता का है, सवाल इसमें उस विश्वास को जमाने का है जो बैंकिंग सिस्टम से उड़ गया है, और मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई भी किसी तरह का जवाब ही नहीं है। मेरे ख्याल से मुंह की खाएंगे, अगर वो आएंगे तो अच्छा ही कर रहे हैं एक तरीके से। कई नेता लोग उछल के सामने आ जाते हैं कि टीवी वाले आ गए, ये बच के फिर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, अगर जनता के सामने नहीं तो जांच एजेंसियों के सामने। जिस तरह से जांच आगे बढ़ी है, पीएमओ पर सबकी नजर है कि आगे इस जांच को वो हरी झंडी दिखाता है या नहीं। जर्मन में अब बात उस सवाल की जो देश का आम आदमी पूछ रहा है, आप पूछ रहे हैं, और वो सवाल ये है कि देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि देश सांप्रदायिक हिंसा की लपटों की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, बिहार के नवादा में हिंसा हुई, मुंगेर में थम चुकी हिंसा फिर से भड़क गई। पश्चिम बंगाल पहले से सांप्रदायिक तनाव को झेल रहा है, और अब गुजरात की सूरत में भी सांप्रदायिक हिंसा हो गई। बीजेपी इस हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं विपक्ष के निशाने पर बीजेपी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में पिस आम इंसान ही रहा है। बिहार के नवादा से आतंक और दहशत की तस्वीर सामने आई ही थी कि पता चला कि मुंगेर फिर से सांप्रदायिक तनाव की चपेट में आ गया। हिंसा की इन तस्वीरों के बीच हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, बिहार को किसकी बुरी नजर लग गई? राहुल जी के चेहरे क्या कारण है? क्या बहुरूपिया बनने की क्या जरूरत थी कि कहीं टोपी पहन रहे हैं, कहीं मंदिर जा रहे हैं, कहीं तिलक लगा रहे हैं, कहीं बछड़े काट रहे हैं। ये कांग्रेस कहीं न कहीं साजिश के तहत भारत को कमजोर करना चाहती है। गिरिराज सिंह जी इसकी तरफ झांक के देखें, हर चीज हिंदुस्तान में हो रही है वो राहुल जी के बयान से नहीं होती है, वो वहाँ की व्यवस्था देखने का आपका काम है, नीतीश कुमार जी का काम है। अगर वो व्यवस्था नहीं देख सकते, नहीं संभाल सकते, तो क्यों सत्ता में बने हुए, ये सवाल पूछिए। सांप्रदायिक हिंसा के बाद शुरू हुए आरोप प्रत्यारोप की इस लड़ी में तेजस्वी यादव ने आरएसएस प्रमुख पर एक सनसनीखेज आरोप जड़ दिया। कुछ दिन पहले मोहन भागवत आए हुए थे यहाँ बिहार में, 14 दिनों के लिए यहाँ आए थे। 14 दिन में यही ट्रेनिंग देके गए थे। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि मोहन भागवत जी का बिहार में आने का एजेंडा क्या था। ये पूरी तरीके से रामनवमी को डिजाइन कर करके वो गए हैं कि किस प्रकार से दंगा फसाद करना है। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के बीच मोहन भागवत का भी बयान आया है, जिसमें बीजेपी विरोधी उनके निशाने पर है। भेद के आधार पर दूसरों को चूस कर खाना, ये राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षस धर्म है। उनको भगवान ने वैसा बनाया, वो वैसा करेंगे ही करेंगे। जिनको ये मानव धर्म निभाना उनका काम है कि चाहे जितने प्रयास हो आपस में न बटे। संघ प्रमुख के शांति दर्शन के बीच गुजरात का सूरत भी सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया। वहां बीती रात एक मस्जिद पर पत्थर फेंके जाने के बाद हिंसा फैली थी, जिसे मुश्किल से काबू में किया गया। दिवांगी, तस्वीरें देख के बहुत दुख होता है। सवाल उठता है मन में कि देश में सांप्रदायिक हिंसा की आग को भड़काना इतना आसान कब से हो गया? सरकारें क्या कर रही हैं?
देखिए, सांप्रदायिक हिंसा की अगर आप बात करें तो ये काफ़ी लंबे समय से ऐसा रहा है कि सांप्रदायिक जो तनाव हैं वो जगह जगह रहे हैं, हिंसाएं रही हैं, और जो नेता हैं वो इसको गर्म करते रहते हैं, इसमें उबाल लाते रहते हैं। चुनाव आने वाले हैं 2019 के, और आशंका है, ये डर है कि 19 तक कई जगह और इस तरह की हिंसा होगी। ज़रूरत है आपको, जो टीवी देख रहे हैं, आम लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेता जो कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनने की। आपके पक्ष का नेता ही नहीं, विपक्ष का नेता, आपके विपक्ष का नेता क्या कह रहा है उसको भी ध्यान से सुनने की, और फिर आपस में बात करने की। क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो इस तरह की फांक बनती रहेगी, इस तरह की दूरियां बनती रहेंगी। आसनसोल में हिंसा तो रुक चुकी है, लेकिन लोगों में अब भी उबाल है। एक समुदाय दूसरे समुदाय से बदला लेना चाहता है, लेकिन बदले की आग को बुझाने का काम उस शख्स ने किया है जो खुद हिंसा का पीड़ित है। जी हां, आसनसोल के इमाम रशीदी ने हिंसा में अपना बेटा खो दिया, लेकिन बदला नहीं, वो शांति चाहते हैं। उनकी बातों को नेताओं को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा एकटा पैगाम আছে कि আমার ছেলে চলে গেছে, কোনো बात नहीं, আমার শহর শান্তি থাকো, আমার শহর में अमन रखो, এই জন্য আপনাদের कोशिश করুন, এই আমার पैगाम আছে। शांति का पैगाम दे रहे इमादुद्दीन रशीदी की बातें हर उस हिंदुस्तानी के लिए मिसाल है जो अमन पसंद है। भड़काने या गुस्से में आकर हिंसा करने वालों के लिए एक बड़ी सीख है। आसनसोल में एक मस्जिद के इमाम इमादुद्दीन रशीदी ने एकता और अमन का पैगाम तब दिया जब वो अपने 16 साल के बेटे को इस बार हुई सांप्रदायिक हिंसा में खो चुके हैं। मालूम हो আমাকে कि একটা লাশ পড়া আছে, দেখছি আমি कि লাশ আমার ছেলের লাশ আছে, ওকে বেদর্দি মেরেছে, ওকে নাখুন টেনে নিচ্ছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে, ওকে है ना, এটা কেটে দিচ্ছে। जवानी की दहलीज पर पहुंचा बेटा चला गया, वो नफरत की भेंट चढ़ गया। माहौल गर्म था, मौत का बदला लेने की तैयारियां शुरू हो गई थी। 24 घंटा 144 धारा जारी हो चुकी है। ईदगाह के करीब भीड़ जमा हो चुकी थी, लेकिन इमाम रशीदी शांति का पैगाम लेकर दीवार बन गए। कहा, अगर किसी ने हिंसा की तो मैं शहर छोड़कर चला जाऊंगा। अगर नहीं करते तो मेरा बच्चा निकलता, लेकिन क्या है, मेरे बच्चे की उम्र पूरी हो गई थी। अल्लाह के हाथ मुकद्दर से उतनी उम्र थी, हम इस बात पे यकीन रखते हैं। इस बात पर मैंने अपना सब्र किया है। इमाम साहब ने दिल बड़ा करके एक बड़ी नजीर पेश की है, जिससे देश के उन तमाम नेताओं को सीखना चाहिए और समझना चाहिए जो मुंह खोलते हैं तो जहर के सिवाय कुछ नहीं उगलते। खाल खींचने की बात कहने वाले ये आसनसोल से बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो हैं। इन जैसे सभी नेताओं को इमाम रशीदी से सीखने की जरूरत है कि नफरत बढ़ाई नहीं जाती बल्कि मोहब्बत से मिटाई जाती है। इसलिए इमाम रशीदी उन पर एक तरफा होने का आरोप लगा रहे हैं। बाबुल को ही जिम्मेदार मानते हैं? बाबुल बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अगर दोनों तरफ का आदमी बैठ करके, ये एमपी इस शहर के एमपी हैं, अगर दोनों को बैठा देंगे, हम क्यों नहीं बैठेंगे? वो कभी हमको बुलाए कि हाँ भाई इमाम साहब हम बैठना चाहते हैं, इसके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? 5 साल के लिए वो एमपी बने, किस बात के लिए एमपी बने? आसनसोल में रामनवमी के दिन हिंसा भड़की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। 50 से ज्यादा दुकानों मकानों को भीड़ ने जला दिया था। सांप्रदायिक हिंसा में हुई मौत में इमाम रशीदी का बेटा भी शामिल था। देखिए, जिंदगी जीने का बहुत साहसी तरीका है ये, लेकिन दिमाग कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सही सवाल उठाया आपने। मैंने इस पर सुबह ट्वीट किया और हज़ारों लोग उसको रिट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, किसी भी बाप के कंधे पर जो सबसे भारी बोझ होता है वो अपना बेटे का जनाजा होता है। उन्होंने ये बोझ उठाया है और उसके बाद वो इस तरह की बात कह रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो एक उंगली भी नहीं उठनी चाहिए किसी की तरफ। जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो लोग रोने लगे। इस तरह की बात इन्होंने कही कि इतनी बड़ी बात ये कह रहे हैं, बेटा अभी खोकर आए और कितनी बर्बरता से मारा गया, वो डिटेल आपने सुनी होगी। उसके बाद अगर आप देखें जिस तरह की बातें हमारे नेता कर रहे हैं, यही ज़रूरत है कि आप दोनों तरफ को सुने और तय करें और
जो बात इमाम साहब कह रहे हैं जी। वो ऐसी बातों को सुने, उसको समझें, मेरे ख्याल से उसकी बहुत ज़रूरत है। बल्कि यही आज का हमारा सवाल भी है नेहा कि क्या आपको लगता है कि हमारा देश जो है वो इमाम जो हैं राशिदी जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं उससे देश बचेगा या देश जलेगा? अपनी राय ज़रूर ट्वीट करें। मेरा हैंडल है @दिबांग, नेहा का हैंडल है नेहा पंत 19।